इन दिस वन सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम फर्दर बाद में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, 31 मार्च 2001 को XYZ लिमिटेड मेक्स फॉलोइंग एस्टिमेट कैश फ्लो बना रहे फॉर वन ऑफ इट्स एसेट लोकेटेड इन USA। कैश फ्लो दे रखे हैं हमें, किसमें, डॉलर्स में दे रखे हैं। उसके बाद अब देखो कैश फ्लो डॉलर में दे रखे हैं तो एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट भी हम डॉलर का ही लेंगे 10%। उसके बाद एक्सचेंज रेट हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू इन यूज़ एज ऑन 31 मार्च 2001 को। अब देखो हमें क्या निकालना है, वैल्यू इन यूज़ क्या होगा 31 मार्च 2001 को। तो सबसे पहले ईयर हमारे पास दे रखा है, क्या क्या ईयर दे रखे हैं हमें, 1 2 2 3 3 4। कैश फ्लो कितना दे रखा है, 80 100 20। पीवी फैक्टर कितना दे रखा है हमें, यूएसए का कितना दे रखा है। देखो यूएस कैश फ्लो जो है डॉलर में है, तो पीवी एफईबी हम किस में लेंगे, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट यूएसए डॉलर में, एंड वो कितना आएगा हमारा 1 डिवाइड बाय 1.1 किया जाएगा हमारा 0.9091। 4 डेसिमल में लेना है हमें, 0.8264 0.7513। ऐसा करके हमारे पास आ रहा है 170,394। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू इन यूज़ एज ऑन। अब ये जो हमारे पास आया है एज ऑन 31 मार्च, क्या हमें ये अमाउंट रुपी में चाहिए। अगर हमें इसे रुपी में कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, ये सारा हम पीवी करके खींच के किस डेट पे लाए हैं, ये लाए हम 31 मार्च 2001 को। तो इस दिन की स्पॉट रेट लेनी पड़ेगी हमें। तो स्पॉट रेट कितनी है, 31 मार्च 2001 की स्पॉट रेट है हमारे पास 45। तो 170.394 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो क्या जाएगा हमारे पास 7.76 यानी कि 7668 आ जाएगा। दिस विल बिकम एज 7668 रुपीज़। करेक्ट। देखिए फिर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है जुपिटर लिमिटेड इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्टील हैविंग फर्नेस विच इज़ कैरिड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001 को। हमें क्या दे रखा है, ₹250 लाख एज ऑन डेट द वैल्यू इन यूज़ एंड द फेयर वैल्यू इन यूज़ एंड फेयर वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है, देखो वैल्यू इन यूज़ क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास दे रखा है क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दे रखा है वैल्यू इन यूज़, वो कितना दे रखा है ₹200 लाख।
उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो कितना दे रखा है 13 लाख। द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, देखो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल क्या होगा, वैल्यू इन यूज तो 200 हो गया और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल होगा 200 माइनस 13 यानी कि 187। तो सबसे पहले हमें रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालना होता है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ जो कि है 200 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 187। तो कितना हुआ 200 लाख। तो हमारा कैरिंग अमाउंट है 250 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 200 यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस तो है और वो कितने का है एज़ पर इंडिया 36, 50 का हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। देखिए ये हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा वीनस लिमिटेड। वीनस लिमिटेड में हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, वीनस लिमिटेड के पास एसेट है जो कि कैरिंग अमाउंट क्या है बैलेंस शीट में 500 लाख। कैरिंग अमाउंट है हमारे पास ₹500 लाख। वैल्यू इन यूज़ क्या है ₹400 लाख। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 375 लाख। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द अबाउ डेटा कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस। तो सबसे पहले तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट है ₹500 लाख और रिकवरेबल अमाउंट क्या है वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज़ है 400 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 375 लाख। इनमें से हायर क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा 400 लाख। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 500 लाख। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है दैन रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया हमारे पास 100 लाख का। कैलकुलेट पास जर्नल एंट्रीज भी, देखो जर्नल एंट्रीज कैसे पास कर सकते हैं, जो भी आपके पास एसेट है उसको गिरा देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस टू पीपी और P&L टू इम्पेयरमेंट लॉस को फिर ट्रांसफ़र कर दो। सिंपली एंट्री तो यही होनी चाहिए। देखो इम्पेयरमेंट लॉस टू असेट और P&L टू इम्पेयरमेंट लॉस कितने से 100 से ईजी है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ एन एसेट, क्या हमें फाइंड आउट करना है। इम्पेयरमेंट लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो देखो हमारा सबसे पहले कैरिंग वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, उन्होंने खुद नहीं दे रखा है। कैरिंग वैल्यू कितना दे रखा है 27.30 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितना दे रखा है हमें 12 लाख। एंड अपवर्ड रीवैल्यूएशन डन इन द लास्ट ईयर, लास्ट टाइम अपवर्ड रीवैल्यूएशन का बैलेंस हमारे पास है। तो सच आज की डेट में हम कैसे निकालेंगे कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितना है 12 लाख। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है दैन रिकवरेबल अमाउंट, तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस तो आ ही रहा है इसकी डेट में 27.30 माइनस 12। तो हमारे पास कितना आ रहा है इम्पेयरमेंट लॉस है 15.30 लाख। तो हमारे पास क्या आ गया एज़ पर इंडेस 36। तो हम क्या बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। तो इम्पेयरमेंट लॉस एज़ पर इंडेस 36। इम्पेयरमेंट लॉस वेदर एज एन इंडिविजुअल एसेट और एन CG रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द फॉलोइंग मैनर। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ रीवैल्यूड एसेट, जो भी इम्पेयरमेंट
loss a revalued asset, it is recognized in other comprehensive income to the extent that impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset. And the balance, और जो बैलेंस है तो हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस जो है ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट, इट इज़ रिकॉग्नाइज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट दैट द इम्पेयरमेंट लॉस डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हेल्ड इन दी revaluation surplus for that the same asset. The balance, if any, is recognized as an expense in the statement of P&L. Impairment loss of other asset, impairment loss of any other asset should be recognized as an expense in the statement of P&L. Since the asset in the question has been revalued upward, the impairment loss will be adjusted first towards. देखो यहाँ पे क्या impairment loss तो हमारे पास आ गया 15.30 लाख, बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास अपवर्ड, हमारे पास रीवैल्यूएशन का भी बैलेंस है. रीवैल्यूएशन का क्या बैलेंस है, रीवैल्यूएशन का बैलेंस है 14 लाख. तो सबसे पहले आपके पास जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया आपके पास 15.30 लाख. तो आप क्या कर सकते हो, सिंस द एसेट इन द क्वेश्चन हैज़ बीन अपवर्ड, द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द रीवैल्यूएशन सरप्लस. तो सबसे पहले आपके पास कितना है लॉस 15.30, तो 14 लाख को तो आप एडजस्ट कर लो. तो 15.30 माइनस 14, तो कितना बचेगा बैलेंस 1.30 को आप रिकॉग्नाइज कर दो P&L में. देखो वैसे तो इम्पेयरमेंट लॉस को हम किस में रिकॉग्नाइज करते हैं, P&L में, बट पहले आपके पास जो है उसे आप क्या करो, पहले आपके पास जो भी इम्पेयरमेंट लॉस है उसे रीवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ कर दो और बैलेंस को आप रिकॉग्नाइज कर दो किस में, P&L अकाउंट में. रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा हमारे पास. देखो करंट ईयर डेप्रिसिएशन अगर हमें निकालना है तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, कैरिंग अमाउंट और रिवाइज कैरिंग अमाउंट विल बी 12 लाख. उस पर रिमेनिंग लाइफ कितनी हो चुकी है, रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स है. तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करके बता सकते हैं. पूछा है क्या करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड, ओके. ये भी हमें पूछा है कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा, व्हाट विल बी द करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड. करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा फॉर द ईयर एंड. तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा फॉर द ईयर एंड, तो हमारे पास आ जाता है अपवर्ड रीवैल्यूएशन देन इन द लास्ट ईयर. तो आज की डेट में हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय अपवर्ड रीवैल्यूएशन देन इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है 3. दिस विल गिव अस एनुअल डेप्रिसिएशन एज अ 4 लाख. उसके बाद फर्दर हमें क्या दिया है, 1 जनवरी ईयर 1 को एंटिटी क्यू जो है वो परचेज करी एक मशीन जिसका कॉस्टिंग है 2,40,000, जिसका एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ कितना है, लाइफ कितना है उसका 20 ईयर्स. एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू कितना है इज़ 0. डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा ऑन SLM बेसिस. द एसेट हैव बीन रीवैल्यूड. देखो हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन SLM बेसिस. द एसेट हैज़ बीन रीवैल्यूड. एसेट को क्या कर रहा है, एसेट को रीवैल्यू किया गया है कितने पर, 2,50,000 पर. ये कब किया है, 1 जनवरी ईयर 3 में. देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि 1 जनवरी ईयर 1 में एंटिटी परचेज कर रही है मशीन कॉस्टिंग 2,40,000 विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स और रेजिडुअल वैल्यू कितना है 0. डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड एसेट को रीवैल्यू भी किया है 2,50,000 में 1 ईयर 3 में 2,50,000 बट विथ नो चेंज इन यूजफुल लाइफ एट दैट एसेट. फिर 1 जनवरी ईयर 4 में क्या होगा, इम्पेयरमेंट रिव्यू शो द मशीन रिकवरेबल अमाउंट
रिकवरेबल अमाउंट जो होगा हमारे पास वो होगा ₹1,00,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ। और इसकी एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी है? एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ इज़ 10 years। व्हाट इज़ द कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर ईयर 2 पे? तो देखो हमें ईयर 31 दिसंबर ईयर 2 पे पूछा है। एंड द रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ऑन 1 जनवरी ईयर 3। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ईयर 1 में कितनी थी मशीन की कॉस्ट? इज़ 2,40,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 20 years। अब कितना पूछा है ईयर 2 पे, यानी कि ईयर वन एंड ईयर 2 2 साल के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास कैरिंग अमाउंट? 2,40,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, दिस विल गिव अस 24,000। 2,40,000 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,16,000। ये तो हो गया हमारे पास कैरिंग अमाउंट ईयर 2 एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ऑन ईयर 3। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस के लिए क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन बेसिस द एसेट इज़ रीवैल्यूड अप। अब देखो बिगनिंग में ये तो हो गया हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर की रात को हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना है? 2,16,000। अब हमें 1 जनवरी ईयर 3 पे ही बोला है कि वो रीवैल्यू होके कितना दिख रहा है? 2,50,000। मतलब कोई चेंज तो है नहीं एक नाइट में। तो 1 जनवरी ईयर 3 को इट इज़ 2,50,000 है, बट विथ नो चेंज इन यूजफुल लाइफ एट डेट असेट। और कोई चेंज नहीं है, तो कैरिंग अमाउंट कितना है? 2,16,000। और रीवैल्यूएशन कितना है? इट इज़ 2,50,000। तो देखो हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस आ जाएगा? तो 2,50,000 माइनस 2,16,000, 2,50,000 माइनस 2,16,000, ऐसे करके हमारे पास रीवैल्यूएशन में बैलेंस आ जाएगा 34,000। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर ईयर 3, जो कैरिंग अमाउंट है मशीन का हमारे पास वो कितना है? कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना होगा ईयर 3 में? तो हमारे पास वो बढ़ के 250 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ जाता है? 34,000। उसके बाद सेकंड में पूछा कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर। देखो अब 31 दिसंबर ईयर 3 में पूछा इमीडिएटली बिफोर इम्पेयरमेंट से पहले। देखो हमारा जो कैरिंग अमाउंट था इससे एक साल पहले वो था 216, रीवैल्यू हो गया कितना हो गया? 250 हो गया। अब हमें पूछा है कैरिंग अमाउंट, तो अब इस पर भी तो डेप्रिसिएशन तो लगा ही होगा इस साल का। उसके अलावा हमारे पास 1 जनवरी को एस्टिमेटेड लाइफ थी 10 साल। तो इस पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट देखें। क्योंकि देखो पहले तो हमारे एसेट की लाइफ 20 साल ही चल रही है। तो 31 दिसंबर 2001 एक साल निकल गया, 31 दिसंबर 2002 2 साल निकल गए। तो अब कितने बचे? आइडियली हमारे पास 18 साल बचे हैं। और अब हमारे पास वैल्यू कितना है? 2,50,000 है रीवैल्यूएशन के बाद, 18 साल बचे। तो ऐसे करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 13,888। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास? कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर ईयर 3 वाले दिन कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? कैरिंग अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 250 माइनस दिस, तो 2,50,000 माइनस 1388, दिस विल गिव अस 236,112। उसके बाद हमें पूछा है थर्ड वाले पॉइंट में द इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन द ईयर 31 दिसंबर ईयर 4 एंड इट्स ट्रीटमेंट देयर फोर। अब हमसे पूछा है कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिकॉग्नाइज होगा ईयर 4 में। अब देखो ईयर 4 में वापस हमें बोल रखा है कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है? रिकवरेबल अमाउंट हो गया है 1,00,000।
हमसे कब पूछा है? 31। हमें 1 जनवरी 2004 का अमाउंट दे रखा है कि ये हो जाएगा 1 जनवरी ईयर 4 में। कितना? 1,00,000। कैरिंग अमाउंट कितना है हमारे पास? 236,112। तो इसमें हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस भी आ जाएगा। 236,112 माइनस 1,00,000, ऐसे करके हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 136,112। तो हमारे पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें बोला है कि हमारे पास ईयर 4 में यूज़फुल लाइफ जो है 10 साल ही है। तो ऐसे करके हमारे पास डेप्रिसिएशन भी कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। इजी है, इसमें जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करेंगे तो इजी है। देखो क्या हो रहा है कि तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला था 1 जनवरी को ईयर 1 को एंटिटी परचेज करी है मशीन। एस्टिमेटेड लाइफ दे रखा है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, डेप्रिसिएशन फिर अगेन हमें 1 जनवरी ईयर 3 पे दे रखा है बट नो चेंज इन यूज़फुल लाइफ। 1 जनवरी 4 को अलग दे रखा है। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे हमें आ जाएगा। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट लग रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि मार्स लिमिटेड जो है गिव द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन। हमें दे रखा है 31 मार्च 2004 को। PVFE दे रखा है कितना? एट 15%। ठीक है। 4, 5, 5, 6 तो हमें क्या कब का निकालना है? 31 मार्च 2004 का। तो जहाँ पे भी हमें जो बात का दे रखा है उसे हम खींच के लाएंगे, कैश फ्लो को खींच के लाएंगे। एंड रेजिडुअल वैल्यू दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसे परचेज़ किया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज़ किया 1 अप्रैल 2001 को फॉर 20,000 एंड यूज़फुल लाइफ कितनी है? 8 ईयर्स। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? एट द एंड ऑफ 8 ईयर हमें दे रखा है एंड फेयर वैल्यू। देखो सबसे पहले क्या करो, वैल्यू इन यूज़ निकाल लो गिवन डेटा के हेल्प से। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू इन यूज़। अब वैल्यू इन यूज़ कैसे निकालोगे? तो सिंपली व्हाट विल यू डू इज़ 2004, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 कैश फ्लोज निकालना है आपको। 2,000, 3,000, 3,000, 4,000, 2,000 एंड स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू कितना निकलेगा? 500। ठीक है। अब PVFE आपको किससे करना है? PVFE करना आपको 15% से। तो दिस विल गिव अस 15 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1 डिवाइड बाय 1.15। दिस विल गिव अस PV इन दे रखा है क्या? कितने में करना है? डेसिमल कुछ नहीं देखा है। 0.8695, 0.7561, 0.6575, 0.5717, 0.4972 और रेजिड्यूल में तो सेम ही रहेगा। ठीक है। ऐसे करके हमें मिल जाएगा ये 2,000 मल्टीप्लाई 0.8695, 3,000 मल्टीप्लाई 0.7561,
3000 मल्टीप्लाई 0.6575, 4000 मल्टीप्लाई 0.5717, 2000 मल्टीप्लाई 0.4972, 500 multiply 0.4972. This will give us 9509. वैल्यू इन यूज़ क्या आ रहा है? 95 मेरा आ रहा है 9510 आ रहा है, इनका 9513 आ रहा है। चलेगा इतना तो ठीक है। वैल्यू इन यूज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आ रहा है? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल आ रहा है 10,000। तो रिकवरेबल अमाउंट आएगा दोनों का हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ एंड फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल कितना है? 10,000। और कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? कैरिंग अमाउंट आ रहा है मेरा, आज मशीन 20,000 की है। 1 अप्रैल 2001 को मशीन कितने की थी? 20,000 लाख की थी। 8 साल उसका वैल्यू था। आज की डेट में आज क्या कर रहे हैं हम? आज हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2004, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 साल बाद कितना वैल्यू आएगा? 20,000 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 3, इट इज़ 7,500। 20,000 माइनस 7,500, दिस विल गिव अस इसमें हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू भी दी है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हम रेजिडुअल वैल्यू को, वैसे तो वैल्यू इन यूज़ में तो हमने कंसिडर कर लिया है, बट उसमें लेना ना भूल जाए। दिस इज़ द LDR पॉइंट वी में से। तो क्या 20,000 माइनस 500 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 3, 7312.5। तो कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा? 7312.5। तो हमारा रिकवरेबल कैरिंग अमाउंट हो गया 7313। कैरिंग अमाउंट ये हो गया। एंड कैरिंग अमाउंट हमारा कैरिंग अमाउंट क्या हो गया? 7312। और रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तो इम्पायरमेंट लॉस तो हमारे पास देखो, हमारा कैरिंग अमाउंट कितना होगा? ये तो डेप्रिसिएशन है, 20,000 का था और 7312.5 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन है 3 साल का। 20,000 माइनस 7312.5, हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गया है 12687,688। और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 9510 और वैल्यू इन यूज़ 9510 और दिस तो हायर कितना था ये। तो हमारे पास इम्पायरमेंट लॉस तो आ ही रहा है। इम्पायरमेंट लॉस कितना आ रहा है? 2688 से हमारे पास इम्पायरमेंट लॉस आ रहा है। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट द इम्पायरमेंट लॉस इफ एनी ऑन द प्रॉपर्टी, ऑल्सो कैलकुलेट द रिवाइज कैरिंग अमाउंट एंड रिवाइज डेप्रिसिएशन। अब देखो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट तो हो जाएगा हमारा कितना? 10,000। रिवाइज कैरिंग अमाउंट एंड रिवाइज डेप्रिसिएशन, रिवाइज डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास? अब हमारे पास लाइफ कितनी है? कैरिंग अमाउंट कितना है? 10,000। और लाइफ कितनी है? 3 साल तो निकल चुके हैं। 8 साल में से 3 साल तो चले गए हैं, यानी कि 5 साल ही है। बट यहाँ पे भी हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू ज़रूर है, ध्यान रखना। और 8 में से 3 चले गए तो 5, तो 10,000 माइनस 500 डिवाइड बाई 5। डेप्रिसिएशन कितना है? 19,000 पर एनम इज आवर डेप्रिसिएशन।
देखिए अब हमें नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी है जो कि परफॉर्म करी वेल इन द पास्ट, बट वन ऑफ इट्स मेजर एसेट एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट सफर्ड अ सिग्निफिकेंट एंड अनएक्सपेक्टेड डिटोरिएशन इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, expect to use the machine for further 4 years after this। देखिए हमें क्या बोला है कि पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है। वी हैव कंपनी PQR Limited is a company which has performed well in the past, and one of its major asset, an item of equipment, suffered a significant and unexpected deterioration. Management expect to use the machine for further years। Management चाहता है यूज़ करना मशीन को for further years after 31st March। देखो 31st March 2006 के दिन वो ये बोल रहा है, यानी कि हम 1 अप्रैल 2006 को खड़े हैं। हम बोल रहे हैं कि हम मशीन को और फर्दर यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद बट at a reduced level, the equipment will be scrapped after 4 years। The financial account for PQR Limited has produced a set of cash flow projection for equipment for the next 4 years, ranging from optimistic to pessimistic। CFO वो देखिए फर्दर इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमें ये सारे कैश फ्लोज वगैरह दिए हैं, तो हम इससे वैल्यू इन यूज़ निकाल लेंगे। देखो हम सिर्फ अपनी काम की बात करते हैं, वैल्यू इन यूज़ निकल जाएगा ना हमारे पास। इससे 1 अप्रैल 2006 का निकल जाएगा गिवन डेटा की हेल्प से। 31 मार्च 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10, ऐसे करके हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 276, 192, 120, 114। इसको हम PVFE से मल्टीप्लाई कर देंगे 9%। डिस्काउंट रेट क्या है, एंड द मशीन कुड हैव बीन सोल्ड 31 मार्च 2006 फॉर दिस। 9% से PV कर देंगे अप टू 4 डेसिमल, 1 डिवाइड बाय 1.09, 0.9174, 0.8417, 0.7722, 0.7084। This will give us the value 276 multiply 0.9174, 192 multiply 8417, 120 multiply 0.7722, 114 multiply 0.7084। This will give us, this is in thousands, 588230। इससे हमारे पास क्या जाएगा वैल्यू इन यूज़। उसके बाद हमें दे रखा है द मशीन कैन बी सोल्ड एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा हमारे पास। इसकी हेल्प से 6 लाख माइनस 96,000, तो 6 लाख माइनस 96,000 ऐसे करके आ जाएगा हमारे पास 5,04,000। रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, 588,230। और कैरिंग अमाउंट क्या है हमारे पास, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 6 लाख। सोल्ड एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर, कैरिंग अमाउंट हमें दे रखा है, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2006 कितना दे रखा है, 6,60,000। तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट हो गया हायर ऑफ, और कैरिंग अमाउंट हो गया 6,60,000। तो हमारे पास आ रहा है इम्पेयरमेंट लॉस 6,60,000 माइनस 588,230। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है 71,770। तो हमारे पास ये आया। तो रिवाइज अब क्या पूछा है, इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, इम्पेयरमेंट लॉस तो आ गया है 71,770। रिवाइज एंड इफ एनी रिवाइज डेप्रिसिएशन, देखो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है
588,230 डिवाइड बाय डेप्रिसिएशन लाइफ कितनी थी मशीन की। PQR is a company perform well and item suffer this management expect the machine but reduce level the equipment will scrapped after 4 years और स्क्रैप तो कुछ है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा पास 588,230 डिवाइड बाय 4 147058 ये हो जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन 147058 will be depreciation per annum 147058। उसके अलावा हमें बोला है कि set off of impairment loss the impairment loss of this must be first set off against any revaluation surplus अगर है तो पहले लॉस को revaluation surplus से एडजस्ट कर लो in relation to the same asset therefore the revaluation surplus of this is eliminated against impairment loss and the remainder of impairment loss जो है will be charged to P&L। देखो हमारे पास कोई impairment हमारे पास कोई revaluation surplus है क्या हमारे पास the related selling expenses the machine had previously रीवैल्यूड यस हमारे पास 36,000 का रीवैल्यूशन सरप्लस है तो अभी हमारे पास कितना लॉस आ रहा है 71,770 तो बचा हुआ जो 35,770 है विल बी चार्ज टू P&L। ट्रीटमेंट क्या होगा गवर्नमेंट कंपनसेशन का देखो पूछा है कोई सेट ऑफ होगा तो सेट ऑफ तो होगा रीवैल्यूएशन से बचा हुआ P&L से एंड हाउ कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट भी अकाउंटेड। अब यहाँ पे कोई कंपनसेशन द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड इट में कंपनसेट द कंपनी फॉर एनी लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट अप टू रिकवरेबल अमाउंट तक वो देगी। एनी कंपनसेशन बाय गवर्नमेंट वुड बी अकाउंटेड फॉर सच व्हेन इट बिकम रिसीवेबल तो ये जब रिसीवेबल होगी तभी गवर्नमेंट अकाउंटिंग होगी। एट दिस टाइम द गवर्नमेंट हैज़ ओनली स्टेटेड इट मे रिम्बर्स द कंपनी एंड देयरफॉर क्रेडिट शुड नॉट बी टेकन फॉर एनी पोटेंशियल गवर्नमेंट रिसीव के लिए नहीं जब एक्चुअली रिसीव होगी तभी हम अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो जाता है क्वेश्चन नंबर। तो देखो आइडियली हमारा कौन कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा और देखें फर्दर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है ए लिमिटेड परचेज़ कर रहा है मशीनरी परचेज प्राइस क्या हो गया मशीनरी का डेट विल बी ₹100 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड मशीनरी की लाइफ कितनी है 5 इयर्स। रेजिडुअल वैल्यू क्या है 0। अडप्ट करा SLM फॉर डेप्रिशिएटिंग द एसेट एंड हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी रखी है। अब हमें कब निकालना है हमें 31 मार्च हमें निकालना है 31 मार्च 2002 पर निकालना है 31 मार्च 2002। अब इसमें हमारे पास वैल्यू इन यूज़ क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 2-3 फाइनेंशियल ईयर 2-3 3-4 4-5 और 5-6 ठीक है। इसमें हमारे पास कैश फ्लो क्या होगा 15 30 40 10। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा हमारे पास PVFE तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/100 + 1 डिवाइड बाय 1.1 0.9090 0.8264 0.7513 एंड 0.6830 ऐसा करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी
15 मल्टीप्लाई 0.9090, 30 मल्टीप्लाई 0.8264, 40 multiply 0.7513, and 10 multiply 0.6830. This will give us 75.309. तो ये आ जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू. 75.31 हम मान लेते हैं कि ये आ गई वैल्यू इन यूज़. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना दिया है. बार बार रिपीटेशन हो रहा है सेम चीज़ों का, तो हमें थोड़ा ट्राई करना है इजीली समझ जाए हम. तो देखो रिकवरेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, हायर ऑफ 75.31. और कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा. कैरिंग अमाउंट हमें निकालना ही होगा. मशीनरी परचेज़ की थी, लाइफ कितनी थी, 5 साल थी, रेजिडुअल वैल्यू निल थी, तो 20 का डेप्रिसिएशन यानी कि कैरिंग अमाउंट है 80. और रिकवरेबल अमाउंट कितना है हमारा 75.31. तो 80 माइनस 75.31 ऐसे हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया है 4.69. से हमारे पास क्या आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस. तो सबसे फर्स्ट वाले केस में हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 4.69. देखिए उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अज्यूम करना है ऑन 31 मार्च 2003. देखो 31 मार्च 2003 पे क्या होगा, देयर इज़ नो चेंज इन दी एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो में कोई चेंज नहीं है. डिस्काउंट रेट एंड देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 31 मार्च, पहले हमने 31 मार्च 2002 पे निकाला था. अब 31 मार्च 2003 कोई कैश फ्लो वगैरह में चेंज नहीं है. एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें दे रखा है. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है इस बार 40 करोड़ है. अब हम 31 मार्च 2003 यानी कि 3 4 4 5 6 वाले कैश फ्लो ले सकते हैं. इसमें क्या आएगा 15 30 नहीं 15 30 नहीं 30 40 और 10. पीवी फैक्टर करेंगे हम, उसमें क्या आएगा 0.9091 0.8264 0.7513. ऐसा करके हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 0.9091 40 मल्टीप्लाई 0.8264 10 मल्टीप्लाई 0.7513. दिस विल गिव अस 67.842 हमें मिलने वाला है. जबकि हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इतना है, तो रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा 40. और कैरिंग अमाउंट कितना होगा, कैरिंग अमाउंट हो जाएगा हमारा 60. नहीं हमारा लास्ट टाइम रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना था, हमारा लास्ट टाइम जो था वो था 75.31 डिवाइड बाय 4. कैरिंग अमाउंट कितना होगा 56. कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 56.4825. तो इस तरीके से हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस ही आ रहा है. अगेन 16.48 का हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है. कैरिंग अमाउंट ही आ रहा है, रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट 67.842 माइनस 56.8425. ऐसे करके हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा. देखिए इस केस में क्या होगा, हमारे पास
फर्स्ट वाले में तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आया, वो तो सही है। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में भी आ तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस ही रहा है, बट हम ये बोल रहे हैं कि हावेवर एज पर इंडेस 11 पैरा 3 ऑफ इंडेस 36 बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस इज़ नॉट रिवर्स जस्ट बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम। जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है वो रिवर्स नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम, समटाइम्स called the unwinding of discount, even if recoverable amount of asset become higher than carrying amount. Impairment loss of this ये रिवर्स नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिवर्स नहीं होगा हमारा पासेज ऑफ टाइम की वजह से। देखो यहाँ पे हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली हमारा इम्पेयरमेंट लॉस ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है 67.842 और कैरिंग अमाउंट आ रहा है 56 पॉइंट, यानी कि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। तो इम्पेयरमेंट लॉस हम यूजुअली क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस बुक अर्लियर विल बी रिवर्सल हो जाएगा, बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ पासेज ऑफ टाइम वाला केस है। तो समटाइम्स कॉल्ड अनवाउंडिंग ऑफ द डिस्काउंट, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द passes of time, called the unwounding of passage of discount even if recoverable amount of asset become higher than its carrying amount, reason being the underlying reason for the original impairment have not been removed and the service potential of asset has not increased, therefore रिवर्स नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अब इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, ए लिमिटेड जो है परचेज कर रहा है 100 लाख 1 अप्रैल 2000 को। लाइफ कितना है इसका, 4 इयर्स, जिसमें कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, और हमें ये सारा दे रखा है, रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है। कैलकुलेट करना है, अब हमें हर ईयर में कैलकुलेट करना है कितना इम्पेयरमेंट लॉस है या कितना रिवर्सल है फैनी ऑन दिस 31 मार्च 1, 2 एंड 3 को। हमारे पास क्या दे रखा है, हमें हर ईयर कैरिंग अमाउंट निकालना होगा। देखो हमें सबसे पहले कब दे रखा है, 31 मार्च 2001 को हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 31 मार्च 2001 को 100 डिवाइड बाय 4, कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 75, रिकवरेबल अमाउंट कितना है 60 लाख। तो हमारे पास कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे हम इस साल कितने का, 15 लाख का हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में। डेप्रिसिएशन देयरफॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ दिस शुड बी रिकॉग्नाइज, डेप्रिसिएशन फॉर सब्सिक्वेंट ईयर शुड बी चार्ज ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर प्रोवाइडिंग द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ दिस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, 31 मार्च 2002 आएगा। 31 मार्च 2002 को हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट है हमारे पास 40 लाख। कैरिंग अमाउंट कितना होगा, कैरिंग अमाउंट जो है वो रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंगली, रिवाइज किस पे हो जाएगा, 60 लाख आ जाएगा। तो 60 लाख डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो 60/3 यानी कि 20। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 40 और रिकवरेबल अमाउंट 40, कुछ भी नहीं होगा, नो इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज, कोई इम्पेयरमेंट लॉस ही नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 31 मार्च 2003 को कितना हो जाएगा 40, और फॉर 2 ईयर्स तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 20, रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा 28। तो जो भी इम्पेयरमेंट लॉस था पुराना वाला, कितना इम्पेयरमेंट यहाँ पे हमारे पास कितना ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना था पुराना वाला, पुराना वाला इम्पेयरमेंट लॉस था हमारे पास 15 लाख का, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा टू दी एक्सटेंट ऑफ 8 लाख, 8 लाख तक सेट ऑफ हो जाएगा हमारा जो लॉस है यहाँ पे, 8 लाख तक सेट ऑफ हो जाएगा। और बैलेंस कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे, सिंस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट एक्सीड कर रहा है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट बाय 8, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज जो भी अर्लियर है वो रिवर्स हो जाएगा।
रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शुड नॉट एक्सीड, बट रिवर्स जो होगा वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमाइंड नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर एन एसेट इन प्रायर ईयर। कैरिंग अमाउंट no impairment loss been recognized would have been 25 lakh. Therefore reversal of impairment loss कितना होगा, 5 lakh should be done. 5 lakh होगा. 5 lakh कैसे आया, देखो हमें एक बार निकालना पड़ेगा. अब हमारे पास यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है, गेन हो रहा है. तो सिंस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट एक्सीड कर रहा है, क्योंकि हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है, हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है द कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज अर्लियर. हावेवर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, देखो रिवर्सल कितना हो सकता है, रिवर्सल जो है ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शुड नॉट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट, वो एक्सीड नहीं कर सकता है द कैरिंग अमाउंट दैट हैव बीन डिटरमाइंड नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज फॉर द एसेट इन अ प्रायर. हमें ऐसा मानना है कि पहले कोई इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं, तो आज की डेट में हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितना होता, अगर पहले इम्पेयरमेंट तो 100 डिवाइड बाई 4 तो 25 से डेप्रिसिएशन चार्ज होता. Recoverable, however, reversal of impairment loss should not exceed the carrying amount that would have been determined net of amortization had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. तो हम क्या बोलते हैं, not exceed the carrying amount that would have been determined net of amortization. कोई impairment loss recognize नहीं होता for the asset in the prior carrying amount as on that. No impairment, अगर नहीं कोई भी impairment नहीं होता तो हमारा आज की डेट में carrying amount कितना आता, 25. रिकवरेबल अमाउंट कितना था, 28. तो हम कितना रिकॉग्नाइज कर सकते थे, हमारा अर्लियर कितना आ रहा है, कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, 8 से. तो कितना हम रिवर्स कर पाते, 5 लाख. 5 लाख कैसे आ रहा है, कौन सा इंडेक्स है हमारा, 36. देखो हम कितना रिवर्सल कर सकते हैं मैक्सिमम. हमारा पुराना जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो तो 8 लाख है, बट हम अगर हमारा मतलब कभी भी ये रिवर्सल वगैरह कुछ हुआ ही नहीं होता तो कितना कैरिंग अमाउंट आता, 25. और हमारा ये सारा कंसिडर करके कितना आ रहा है, पहले वाला 20. तो मैक्सिमम जो है वो 5 लाख ही रिवर्सल हो सकता है. तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 25. तो इस वजह से 5 ही मैक्सिमम हो सकता है. 5 लाख रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा, 5 लाख. इस तरीके से आया, मतलब कैरिंग अमाउंट कि पहले प्रायर कुछ हुआ ही नहीं होता इम्पेयरमेंट लॉस, या फिर प्रायर हुआ है उससे कितना आ रहा है, तो इस वजह से हमारा 5 लाख आ रहा है. करेक्ट. उसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर, तो CGU के क्वेश्चन आ गए. CGU के क्वेश्चन को हम बाद में भी कर सकते हैं.
क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया नहीं है, या फिर हो सकता है इंडेक्स 21 में चला गया हो सर से, जो कि Jan 26 में टेस्ट हुआ था PYQ में। एक क्वेश्चन था पुराने वाले एडिशन में कि यूके एंटिटी जो है वो क्या करी है, स्टर्लिंग फंक्शनल करेंसी हैज़ अ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन US विच हैज़ एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट, एक्वायर करी कितने पर, $1.8 मिलियन पर, और जब एक्सचेंज रेट कितनी है, £1, $1.60, द प्रॉपर्टी को कैरी किया जाएगा एट कॉस्ट द बैलेंस शीट डेट, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट वॉज अमाउंटेड टू दिस। द प्रॉपर्टी, द बैलेंस शीट, द रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट है हमारे पास $1.62, एंड द यूके एंटिटी विथ दिस विच वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट, कितना है, एक्वायर किया एट अ कॉस्ट ऑफ, परचेज किया 1.8, एंड एक्सचेंज रेट कितना है, वैन द एक्सचेंज रेट हमारे पास है 1.80, कंप्यूट द अमाउंट विच इज़ टू बी रिपोर्टेड। इसको हमें सेपरेटली कवर करना पड़ेगा।